अब मुझे एक सवाल पूछना है, आपके यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ होता है, पूजा वगैरह रखी जाती है, हल्दी कुमकुम नींबू ये सब, उसको स्पर्श करने की, उसको लागने की हिम्मत नहीं करता। जिस देश का नौजवान एक नींबू को लाग नहीं सकता, जिस देश का जवान एक पीले कपड़े को लाग नहीं सकता, उस देश का जवान देश की सीमाओं का रक्षण नहीं कर सकता। हम लोगों को इस तरीके से अपना मसला रखना पड़ेगा कि अगर देश को इस तरीके से ताकतवर बनाना हो तो इस तरीके से नहीं चलेगा। बाबा लोगों का शोषण नहीं चलेगा, देवी देवताओं का शरीर चढ़कर उसके माध्यम से गांव में झगड़े लगाने का काम नहीं चलेगा, गुप्त धन की खोज के लिए मंत्र तंत्र का इलाज कराना नहीं चलेगा, बीमारियों के लिए इस तरीके के सिस्टम नहीं चलेगा। ये हमको कहना पड़ेगा। और इस कारण अगर खड़ा होना है तो हम 8% की ग्रोथ रेट की बात करते हैं, किसका ग्रोथ हो रहा है? उड़ीसा के आदिवासी भाइयों का हो रहा है ग्रोथ, महाराष्ट्र के आदिवासी भाइयों का हो रहा है। 14 करोड़ आदिवासी भाई इस देश में ऐसे हैं, आज भी नंगे हैं, भूखे हाल है, फटेहाल है, और करोड़ों रुपए उनके नाम से दिल्ली से और अपनी अपनी राजधानियों से निकलते हैं, उसमें का एक भी पैसा उस तक नहीं पहुंचता। इसीलिए तो नक्सलवाद बनता है। अन्याय की भावना जब चरम सीमा पर पहुंचती है, साथियों समझ लीजिए देश का नक्शा 10 साल के बाद में ये नहीं रहेगा। हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इतनी साधारण जिम्मेदारी नहीं है। जब मुझे अन्याय की भावना आती है, मेरे मन में मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उसकी 2 प्रतिक्रिया आती है, उसके खिलाफ भी हमको बोलना पड़ेगा। एक प्रतिक्रिया होती है दैववादी प्रतिक्रिया, क्या भाई मेरे नसीब में ही ऐसा है, क्या करूं, इसको मैं कर नहीं सकता, मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा, नहीं होगा मेरे से, जाने दो भाई, अपने भाग्य में जैसा होगा वैसा। भाग्यवाद वाली प्रतिक्रिया आती है, एक वो निराशा की निगेटिव प्रतिक्रिया होती है। और दूसरी प्रतिक्रिया होती है कि जिसका उपद्रव है, जितनी जिसकी क्षमता है उपद्रव करने की, सिस्टम को ब्रेक करने की, उस क्षमता का वो उपयोग करने लगता है। मतलब मेरा उपद्रव पत्थर उठाकर चलती बस का कांच फोड़ने तक ही है, तो मैं क्या करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ते समय जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उठाऊंगा पत्थर, बस को दे मारूंगा, भाग जाऊंगा। अगर मेरा उपद्रव थोड़ा और अधिक है तो मैं गन हाथ में लूंगा और फिर गोलियां चलाऊंगा। पत्थर से लेके गोलियों तक और बम तक ये सारा बेतक्कर चलता है। देश के प्रदेशवाद के भी पीछे आप देखोगे तो अन्याय की भावना ही है। देश के भाषावाद के पीछे अगर आप देखोगे तो भाषा के पीछे भी यही अन्याय की भावना है कि फलाने उधर के भाषा वाले इधर हमारे यहाँ आकर कर रहे। मतलब महाराष्ट्र में आप देखते हो कि बोले ये फलाने स्टेट के लोग ना आए, कुछ लोग हमारे यहाँ के स्टेटमेंट देते हैं। मेरा कहना उल्टा रहता है, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, इस सिस्टम में बहुत जल्दी मार दिए जाते हैं लोग। ज्यादा अगर तुम सही बोलना शुरू कर दो, ज्यादा सत्यवादी बन गए, इसलिए हिंदूवादी लोग उतना ही सत्य बोलते हैं जितना सत्य बोलना उनको पॉसिबल है। ज्यादा सत्य बोलेंगे तो मरेंगे, मुझे मालूम है, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अगर हम खुलेआम मैं कहता हूँ, जब राज ठाकरे वगैरह ये लोग कहते हैं कि बाहर के लोग ना है, तो मैं कहता हूँ कि जो भाषा हमें ब्रेड और बटर देगी उसको बोलते आना चाहिए। कल चल के अगर मुझे 1 लाख रुपए उड़िया बोलकर मिलेगा, यहाँ अगर जॉब मिलता है 1 लाख रुपए का पैकेज हर महीने का मिलेगा, 12 लाख रुपए का, तो मैं 2 महीने के अंदर उड़िया सीखूंगा यहाँ। और वही मैं महाराष्ट्र के लोगों को भी कहता हूँ, मैं नौजवानों को कहता हूँ, मैं तो नौजवान लोगों के साथ में काम करता हूँ, उनको तो कहता हूँ कि अंग्रेजी अगर पढ़कर अगर तुझे अंग्रेजी बोलते आती है अगर, तो अंग्रेजी बोल, ऐसा जरा काम कर। मातृभाषा का अभिमान अपनी जगह होता है, राष्ट्रभाषा का सम्मान अपनी जगह होता है, संपर्क की भाषा का सम्मान अपनी जगह होता है। जो लैंग्वेज, जो भाषा हमको ब्रेड बटर देगी वो हमारी बाकी। और उसको मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ कि अपनी माँ की बोली को हम कहते हैं माँ, माय बोली, माँ की बोली, मातृभाषा। मातृ और उसकी भगिनी, मराठी की भगिनी कौन है? वही है। तो भगिनी होगी तो मौसी होगी ना, मौसी है। अगर मौसी अगर देखो खिलाएगी मिलाएगी तो मौसी के घर है, माँ खिलाती है तो माँ के घर है। और यहाँ की मौसी माँ दोनों नहीं खिलाती और बाहर वाले अंग्रेजी। साथियों, हम रेशनलिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है, हम ह्यूमनिस्ट है, ये हम कहते हैं, पर उसके सोशल इम्प्लीकेशन इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं नेशनलिस्ट हूं तो मेरे जीवन में जाति व्यवस्था का कभी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सर्टिफिकेट, बहुत लोग मैंने देखे कास्ट सिस्टम के खिलाफ जब बोलते हैं तो लिखते हैं कि हम सर्टिफिकेट पर अपनी कास्ट नहीं लिखते। सर्टिफिकेट पर कास्ट होने से और न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ के सर्टिफिकेट में जो दर्ज है वो निकल जाना चाहिए, इसको ज्यादा महत्व है। एक आधा कुमकुम तिलक लगाने से मेरा नेशनलिज्म कम नहीं होता। कुमकुम तिलक लगा भी लिया अगर किसी ने मैं किसी फंक्शन में, क्या होता है अपने देश में, क्योंकि मैं इस भारत की संस्कृति का हिस्सा भी तो हूँ, तो मैं जाता हूँ तो कोई मुझे तिलक लगा दे तो मैं उसको मना नहीं करता। बहुत नेशनलिस्ट लोगों को आपने देखा है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तिलक नहीं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। मैं अपने जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तर साइंटिफिक प्रक्रिया के माध्यम से ढूंढता हूं या नहीं, ये ज्यादा अहमियत रखता है। मैंने बाहर क्या पहन लिया, बाहर के दिखावे पर मत जाइए, फिर उन लोगों में हम लोगों में फर्क रहता। वो भी अपने आप को धर्मवादी मानते हैं, धर्म के रक्षक मानते हैं, और अवडंबर होता है, तिलक पहन लिया, माला पहन ली, टोपी पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली, और हर जगह प्रदर्शन है सार्वजनिक। हमारा कहना इतना ही है कि भाई इस देश के संविधान में हमको धर्म का और देव का मानने का, मतलब फेथ एंड बिलीफ का हमको एक आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली, उसका प्रदर्शन सार्वजनिक क्यों? हम यही कहते हैं कि अगर आई एम फॉलोअर, आई एम गॉड फियरिंग, मैं अपने भगवान की उपासना करता हूं तो मैं अपने चार घर में बैठकर, मेरे दीवारों के अंदर बैठकर अपनी उपासना करूंगा अगर मैं सच्चा धार्मिक हूं। और धार्मिक होने का भी मतलब ये होता है कि पशुत्व की ओर से मनुष्यत्व की ओर जो लेके जाता है उसे धर्म कहते हैं, वो प्रणाली को धर्म हम कहते हैं। जो अपने आप का पशुत्व को कम करे और मनुष्यत्व को और हमको बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित करे, वो होता है धर्म। केवल आरती और अजान गाने से और प्रेयर कर लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाते हैं। तो एक अर्थ में हम लोग भी इस अर्थ में अगर धर्म का और अध्यात्म का प्रयोजन अगर पशुत्व की ओर से मनुष्यत्व की ओर जाना अगर है, तो इस अर्थ में मैं धार्मिक हूं। दिस इज माय बोल्ड स्टेटमेंट, दो आई एम rationalist, I am religious, because if this is the meaning of religion, then I am true follower of religion, because I also want from shifted from पशुत्व to मनुष्य। तो मैं सच्चा धार्मिक हूँ। मेरे को बहुत बार महाराष्ट्र में पूछते हैं कि आप धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं कहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ। मुझे कैसे धार्मिक है, मैं बोला बिल्कुल धार्मिक हूँ। हाँ, मंदिरों में जाकर घंटी बजाना और पूजा करना अगर इसका ही अर्थ धर्म है तो मैं धार्मिक नहीं। भगवान के सामने झुकना और नमस्कार करना, इसका अर्थ अगर धार्मिक होना है तो मैं धार्मिक नहीं हूँ। पर कण-कण में है भगवान, ऐसी हमारी फिलोसॉफी कहती थी। उपनिषदों में काफी बार कहा गया है, हर प्राणी मात्रा में हमने भगवान का अंश देखा है हमारी फिलोसॉफी में। इन प्रैक्टिस वी आर टू गुड। देश का संविधान से लेकर फिलोसॉफी में देखो, हम भारत के लोग इन थ्योरी, इन फिलोसॉफी, हमसे तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ेगा। इतनी बढ़िया फिलोसॉफी है हमारी कि कण कण में है भगवान। महाराष्ट्र में तो कई बुद्धिजीवी वक्ता वक्तव्य देने के पहले सबसे पहले विनम्र अभिवादन करने का एक होता है कि मैं इसको विनम्र अभिवादन करते हुए अपने वक्तव्य को शुरू करता हूँ। तो कहते हैं कि चर अचर सृष्टि को चलाने वाली उस अज्ञात शक्ति को मेरा नमन, और फिर वक्तव्य शुरू कर देते हैं। चर अचर मतलब सजीव निर्जीव दोनों में भी शक्ति को हमने देखा है, भगवान को देखा है, ऐसा मानने वाले इस देश में 90 करोड़ लोग हैं। इन प्रैक्टिस पानी को छू लेने से पानी अपवित्र हो जाता है, किसी की छाया गिर जाने से मतलब अस्पृश्यता हम कहते हैं। कण कण में है भगवान, हम थियरी में कहते हैं, इन प्रैक्टिस हम आदमी को ही आदमी से दूर रखते हैं। ऐसी विचारधारा इसको तो मैं धर्म नहीं। पर गाड़गे बाबा, हमारे यहाँ तो संत थे, संत गाड़गे बाबा, उन्होंने कहा, वो लोगों को अपने कीर्तनों में कहते थे, क्यों भाई तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? लोग कहते थे कि हमारा भगवान तो मंदिरों में रहता है, मस्जिदों में रहता है, चर्चों में रहता है। फिर कहते थे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भगवान नहीं है, वहां तो पुजारी का पेट रहता है। डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में वो कह देते थे कि मंदिर और ये दरगाह और ये जो मस्जिदें और ये चर्चेस है, ये देवस्थान जो है, ये हमारे आस्था का फायदा उठाकर पेट पालने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये उस समय में कहते थे 1956 में। वो कहते थे कि मंदिरों में भगवान नहीं होते, भगवान तो वहां तो पुजारियों का पेट होता है। और दूसरी तरफ वो कहते थे कि तुम्हारा भगवान मंदिरों में रहता है, मेरा भगवान मेरे अंतःकरण में रहता है। मैं इस देश की गोर गरीब आदमी में भगवान को देखता हूँ, उसकी सेवा करना, उसको बढ़ावा देना, उसको एम्पावर करना, किसी को मैं भगवान की पूजा मानता हूँ। अगर तुमको करना है तो इस तरह से पूजा करो, चाहे जितना पुण्य बटर हो। ये अपने
भाषणों में, अपने प्रवचनों में कहने वाले गार्गे बाबा को भी हम आज अपनी आधुनिक भाषा के सहारे, विज्ञान के आधार पर हम अपने रखने का कोशिश करें। तो एक अर्थ में हम धार्मिक भी है। मैं किसी तरह से कोई जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा करना नहीं चाहता हूं। हमने ये कहना चाहिए कि वेस्ट वी आर ट्रू नेशनलिस्ट, हम सच्चे अर्थ में धार्मिक है। हाँ, धर्म का अर्थ अगर घंटा बजाना, आरती गाना ये है तो नहीं है, मंदिरों में रोज जाना ये अगर है तो नहीं है। पर अगर विवेकानंद जैसे कहते हैं, बहुत सुंदर कोटेशन है, विवेकानंद जी को भी क्या किया हमारे देश में, इन्होंने हाईजेक कर लिया। महापुरुषों की अपने अपने समय की मर्यादाएं होती है, उसको ध्यान में रखिए। आज के एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट की तरह विवेकानंद जी नहीं सोचते, ये बात सही है। सारे के सारे विवेकानंद जी के विचार या सारे के सारे विचार हम किसी भी महापुरुष के स्वीकृत नहीं कर पाते, क्योंकि समय बदल चुका है। समय के साथ हमें भी बदलना होगा। उन्होंने जिस समय में इन विचारों को रखा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे समाज में उन्होंने रखा था कि जब रैशनैलिटी नाम की कोई चीज ही वहां मौजूद नहीं। विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं। बहुत सुंदर, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अज्ञानी लोग कौन है? जो अज्ञानवश उसको कहते हैं कि ये इंसान है, मैं तो उसको प्रभु मानता हूं। मतलब इस देश की गरीब जनता में उन्होंने प्रभु को देखा। इस अर्थ में मैं विवेकानंद को मानता हूं कि अगर यही अगर धर्म का अर्थ है, यही अगर देव की पूजा का अर्थ है, तो मैं क्यों अपने आप को कहूं कि मैं धार्मिक? मैं कहता हूं यस, क्योंकि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग अपने अज्ञान के कारण मनुष्य कहते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो तो प्रभु है, प्रभु का रूप है। इस तरह से हमारी ही भारत की संस्कृति में, हमारी फिलोसॉफी में, हमारे महापुरुषों ने जिन विचारों का धन हमारे लिए छोड़ा है, उसमें से हमारे हित में जितना जितना है उसको लेकर रखना चाहिए। जब आप विवेकानंद को लेकर जब बात करते हो लोगों के साथ में, तब तुम्हारे तरफ देखने का अप्रोच बदल जाता है। अप्रोच ही बदल जाता है। ये तो विवेकानंद जी की बात है। अब विवेकानंद जी ने कहा, मैं ज्योतिष के खिलाफ जब भी महाराष्ट्र में जब बोलते ज्योतिष विद्या के खिलाफ, एक बहुत बड़ा घोषणा है वो भी। हम ऐसा नहीं कहते कि विज्ञान क्या कह रहा है, वो तो बाद में कहते ही कहते हैं, पर पहले सबसे पहले तो ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आकाश के ग्रह को तारों का इंसान के जीवन पर कोई उचित और अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता। सो वी कोट विवेकानंद, वी कोट इवन सावरकर जी के वक्तव्यों को मैंने अगर बताया ना तो कितना, मतलब सावरकर ये नाम लेते थे आजकल लोग एकदम नहीं हो जाते। सावरकर कहते थे कि अगर गाय हमारी माता है तो बैल क्या हमारा पिता हो गया? अब ये बात कहना पड़ता है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कहना। बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, वो बहुत बड़े सोशल क्रूसेडर थे, रिफॉर्मर थे। कौन उनके पिताजी? तो जब भी बाला साहब को कुछ समझाना होता हम कहते तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है। उनके पिताजी ने तो स्पष्ट रूप से मंदिरों के नाम पर जो शोषण होता है उसके ऊपर तो किताब ही लिखता है, एक पूरी किताब ही लिखती है कि मंदिर ये शोषण के कैसे हटते हैं। इस तरीके से बहुत बहुत बड़ी प्रबोधन की परंपरा यहाँ पर भी। हमको अपने महापुरुष, अपने संत कवि, हमने महाराष्ट्र में एक काम किया, हमने कभी भी अपने आप को संतों की परंपरा से दूर नहीं, क्योंकि संतों ने कबीर, संत कबीर है, संत रविदास है, तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर जी है, इन सारे संतों ने उस समय में अंधविश्वास उन्मूलन का काम किया था। नवे जो दाखाई चौखाई, माया रानी मीसाबाई, बढ़िया माता पंडरी राव, तो या देवांचा ही देव, वही देव खंडे देव, रोटी सूटी से देव, रंटी चंडी शक्ति, मध्य मासा ते बक्षिती। ये जो श्लोक है, ये जो लिखा है उन्होंने, जिसका मतलब है कि ये तो सारा खाली भोजन के लिए है और ये भगवान सच्चे भगवान नहीं है। वो कहते हैं गेलो पहावे ऐसी गेलो मिल जाओ। मैं भगवान को ढूंढने गया, मुझे भगवान नहीं मिला, पर भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं इतना प्योर हो गया कि मैं खुद भगवान हूं। वो ये कहते हैं दगडाचा देव बोलीला कैसा कवन काली वाचा फूटे तैसी, अने पत्थर का भगवान बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, उसको कभी वाचा नहीं आएगी, तो क्या कहते हो तुम भगवान ने मेरे से बात की? मतलब इस तरीके के अभंग लिखने वाले
दाऊ नेने जड़ी बूटी चमत्कार उठा उठी, मतलब मैं ये चमत्कार दिखाता नहीं, वो चमत्कार ढकोसला होता है, जड़ी बूटी देना है तो फालतू काम है। इस तरीके के अभंगों की रचना करने वाले संतों को हमने कहा कि ये हमारे बाप है और हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने जो काम किया, बाप ने जो काम किया है उसको आगे ले जाने का काम बच्चे कर रहे हैं, खाली आधुनिक भाषा में करते हैं। स्ट्रेटेजी देखो, अवेयरनेस अगर करना है, समाज को जागरूक करना है तो समाज की मानसिकता को समझते हुए ही करना पड़ेगा। नहीं तो होता यह है, हम लोगों का, मैंने जो शुरुआत जहां से की थी उसी बात पर वापस आ रहा हूं कि हेतुवादी लोग इस देश में बड़े पैमाने पर है, पर वो केवल अपने किताबों तक, केवल अपनी चर्चा तक, अपने आपस के एक ग्रुप, उस गांव में एक ग्रुप होता है, 15 लोग होते हैं, 15 ही हेतुवादी होते हैं, आते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, अपने विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाना, इसके लिए बहुत सोच विचार करते हैं और फिर अगली मीटिंग की तारीख तय कर अगली तारीख को फिर मिलते हैं। माल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और हमको उड़ीसा में सबसे पहले अगर अभी प्रयास करना है, अगर आज 5 बार, ये भी बहुत जटिल होता है। देखो, शुरू में जब भी काम शुरू होता है, खास करके इस तरह का कोई फंडिंग नहीं मिलता। मैं अगर अभी दुर्गा देवी और नवरात्रि चंदा दे देंगे क्योंकि भगवान को उनको पटाना है। कभी भी देखना, कोई भी सत्संग जब गांव में होता है, कोई बड़ा कोई प्रवचन वाला आता है ना, बापू नाम होते हैं उनके, गड़े बापू बोलते हैं मराठी। ये लोग जब आते हैं तो उनके सत्संग आयोजन समारोह के समिति के जो लोग होते हैं तो कौन होते हैं? गांव के 2 नंबर धंधे वाले, जिसका सट्टे का काम चल रहा है, वो वहां डोनेशन दे देता है 1 लाख रुपए। हमारा काम ऐसा है, जटिल काम है उड़ीसा में। मुझे रुकना है तो बोल दीजिए। हम लोगों को अगर काम बढ़ाना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जिनका दिमाग वेल्डिंग हो चुका है, मतलब दिमाग खुला होना, मतलब ढक्कन खुला होना, सारी चीजें उसमें आ रही है, अच्छी भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, एनालिसिस कर रहा है और जो रखना है उसको रख रहा है अपने डब्बे के अंदर, उसे कहते हैं खुला दिमाग, ओपन माइंड है। उम्र के साथ साथ ये हो जाता है साथियों, हम लोगों का नहीं हुआ इसलिए कि हमने वेल्डिंग होने नहीं दिया, और आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इस सभागृह के बाहर के लोग जो है हजारों लाखों की संख्या में, उम्र के साथ साथ ये हो जाता है कि धारणाएं पक्की हो जाती है, कंसेप्ट बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं। अपनी धारणा को और उसके मस्तिष्क में जो संस्कार है उसको तोड़ने के लिए, उसको मोड़कर बाहर आने के लिए वो तैयार नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ बिल्डिंग हो गया पूरी तरह से, ढक्कन अभी खाली खुलने की गुंजाइश। कुछ लोगों का दिमाग होता है कि गोल घुमाने से, आटे घुमाने से खुल जाता है ना, और लोगों का फिक्स रहता है, खींच लेने से खुल जाएगा, पर वेल्डिंग ही कर दिया तो खुलेगा। तो उम्र के 40 साल के बाद जिनका वेल्डिंग हो गया, उनका वेल्डिंग तोड़ने में इतना कष्ट होता है कि उतने कष्ट में, उतने समय में, उतने रिसोर्सेज में हम 1000 नौजवानों को इस विचारधारा में ला सकते। तो हमारा सबसे पहला फोकस, आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, ज्येष्ठ लोग हो, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हो और उड़ीसा में और उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पधारे हो, पाठक होने के नाते, अपना नेशनलिस्ट होने के नाते, हम लोगों का सबसे प्रथम प्रयास तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमने जो मार्गदर्शन बनाया था उसको इसी आधार पर बनाया था कि हमने कॉलेजों को टारगेट किया। महाविद्यालय जो होते हैं 11वीं 12वीं से ऑनवर्ड जो है, जूनियर कॉलेज हो गए, सीनियर कॉलेज हो गए, और अभी हर ब्लॉक लेवल पर एटलीस्ट एक कॉलेज तो निश्चित है। तो उस ब्लॉक लेवल के उस कॉलेज में पढ़ने वाले आसपास के 15 गांव से आते हैं। तो एक बार उस कॉलेज को अगर हम चमत्कारों के प्रयोगों के माध्यम से या कुछ एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से अगर हम उन लोगों को मोबिलाइज करते हैं, नौजवानों को, क्योंकि ध्यान में रखिए हम लोगों की एक मर्यादा भी होती है। बुद्धिजीवी आदमी सड़क पर आने के लिए ना इज नॉट रेडी, वो नहीं आ पाएगा। अरे भाई, ये कोई ऑफिसर है बैंक में, वो हेतुवादी है, उसको लगता है कि ये विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए, पर अगर उसको कहो कि एक बैनर हाथ में लो और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए चलो, तो वो सोचेगा यार मैं बैंक का मैनेजर हूँ, लोग देखेंगे तो क्या। कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में है और उसको आप कहोगे कि वो अनशन है और अनशन के लिए बैठना है, तो वो सोचेगा यार मेरे पीरियड का सिलेबस का क्या। पर कॉलेज के नौजवान इस उम्र में ऐसे होते हैं कि वो 2-3 साल स्पेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका उपयोग करो, गलत
इस्तेमाल करो, ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसके पास में कुछ समय निश्चित होता है। और मैं निश्चित आपको कहना चाहूंगा कि इन नौजवानों के सहारे हमने अपना मार्केट बढ़ाया। एक कॉलेज ब्लॉक लेवल का अगर तुम्हारे विचारधारा से प्रभावित, अगर उसमें से 5-50 और उसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का सबसे पहले सहारा लो। अगर उत्कल यूनिवर्सिटी के इस प्रीमाइसेस में हो तो यहाँ के जो एनएसएस के डायरेक्टर है और स्टूडेंट वेलफेयर के जो डायरेक्टर है उनसे संपर्क करिए। आप 5-25 लोग जाकर मिलिए और केवल शुरुआत के दौर पर चमत्कारों का प्रत्यक्षिक एक्सपोजिशन ऑफ मिरेकल्स इतना ही मुद्दा है। और उसमें भी वो कहते एकदम डायरेक्ट देव धर्म ये वो शुरू कर दिया तो रिएक्शन आ जाती है। अपने देश में बहुत जल्दी रिएक्शन आती है, इसलिए शुरू के दौर में बड़े विनम्रता के साथ में आपको चलना पड़ेगा, बड़े प्रेम से उनको समझाना पड़ेगा। पर कॉलेज अभी एक राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान के चलते हैं कि 200 कॉलेज एफिलिएटेड है तो 200 कॉलेजेस में इनका लेटर लेकर हम पहुंच सकते। आज हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेजों में इस तरीके से प्रोग्राम चला और बाकायदा परमानेंट यूनिट्स वहां बन गए हैं अपने हेतुवादी विचारधारा का। नाम अलग है, मैंने हेतुवादी समाज ऐसा नाम नहीं दिया, मैंने उसको कहा करियर काउंसलिंग सेल। अरे भाई करियर की तो बात है ना, जैसे साहब जो कह रहे थे मैं उसको बहुत समझ रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि सबसे रेशनलिज्म और पुलिस इनका क्या नाता है, बहुत सुंदर तरीके से नया एंगल मुझे भी मिला। क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो लॉजिकल होना जरूरी है, साइंटिफिक प्रोसेस अपनाना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट लॉजिकल देन दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एनीथिंग प्रॉपर्ली। कभी कभी ये स्ट्रेटेजीज रखनी पड़ती है। हमारे लोगों का क्या होता है कि हमको लगता है कि मैं एकदम प्योर हूं, प्यूरिटन, मैं एकदम स्वान, फिर मैं किसी का नहीं सुनूंगा। नहीं, बहुत कम्युनिकेशन की ज्यादा जरूरत हम लोगों को, क्योंकि बुद्धिजीवों के अहंकार के बड़े होते हैं। हाँ, नेशनलिस्ट हो, इसका एक बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। और फिर मैं बाकी लोगों को, मतलब इस देश के भगवान को मानने वाले, धर्म को मानने वाले को तो ये विकृत दिमाग है। गलती उसकी नहीं है। अगर कोई एक आदमी तांत्रिक मांत्रिक के पीछे जाता है तो उसकी गलती नहीं है बेचारे की, उसको ज्ञान नहीं था, उसके ऊपर गलत संस्कार हो गए। मेरा काम उसको गाली देना नहीं है, बल्कि उसके गलत संस्कारों को धीरे से ऑपरेशन करके निकालने का मेरा काम है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का काम आता है कि भाई उसके दिमाग में सबकॉन्शियस में घुसी हुई चीजों को कैसे निकालूं, क्या टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम लोगों को कम्युनिकेशन मास्टर बनना पड़ेगा। साइंस कम्युनिकेटर हमको कहा जाता है, पर कम्युनिकेशन करते समय जन भावना को समझते हुए, उसकी मानसिकता को समझते हुए। कभी भी हमने महाराष्ट्र में, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र मुझे बताना नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमने हर समय, जब भी एक बाबा, उसके 5000 भक्त एक साइड में है और हम लोग उनके विरोधी 5-50 लोग, सर यही रेशो रहता है, उधर 50,000 होते हैं, हम 50 होते। तो हम लोग यही काम करते थे। जब भी वक्तव्य देना काम कहते थे कि बाबा के तमाम भक्तों के प्रति हमारे मन में आदर है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा हेतु बिल्कुल नहीं है। आप आदरणीय हो, मगर ये बाबा का ये हथकंडा, बाबा को भी गाली नहीं, पर्सनल गाली नहीं, ये बाबा जो ये चमत्कार का जो दावा कर रहे हैं उसके बारे में हमारी कुछ शंकाएं हैं। उसका अगर वो सफल परीक्षण करके हमको दिखावे तो हम 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मतलब पूरा फोकस बाबा से भी हट गया, भक्तों से भी हट गया। और भक्त भी अगर झगड़ा करने आते थे तो हम कहते थे कि भाई झगड़ता क्यों हो, तेरा बाबा सच्चा होगा, मान के चलते, बाबा को इतना ही कहे कि ये चमत्कार सिद्ध करके दिखावे। और फिर ये पब्लिक कहते थे बाबा वो लोग तो कह रहे हैं कि वो चमत्कार सिद्ध करके दिखाओ, आप तो कुछ भी कर सकते हो। यानी लोग उल्टा बाबा को कुछ कहते थे कि नहीं तुम करके दिखाओ, और फिर बाबा तरीके हैं। मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, जन भावनाओं को समझते हुए और नौजवानों को टारगेट बनाते, क्योंकि भारत की आबादी अब सबसे नौजवान आबादी कहलाती है और नौजवानों के सहारे कोई भी सामाजिक आंदोलन खड़ा हो नहीं सकता है। तो उन नौजवानों को साथ में लेते हुए, क्योंकि उनकी मानसिकता को बदलना बड़ा आसान है। 40 साल जिसने पूजा की है उसको अगर आप कहोगे कि यार ये बंद करो तो बोलेगा सर कुछ नहीं आएगा, नहीं मानेगा। और इसीलिए पिछली बार भी मैंने कहा था, शायद उसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुआ था, हम लोगों ने स्पष्ट भूमिका रखी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेतुवादी समाज उड़ीसा का वो उसी भूमिका को लेकर चले,
मगर मैं कह रहा हूं, एक नम्र निवेदन है, इट्स एन अपील टू यू, कि सबसे पहले हमारे हर पर्चे में, हमारे हर कम्युनिकेशन में, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, चाहे व्हाटएवर इट मे बी द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, when we communicate with the entire population, entire public, एक मुहावरा हमने जोड़ दिया था कि हम किसी के भी देव और धर्म की भावना के विरोधी नहीं है। हम देव धर्म के विरोधी नहीं है। देव और धर्म के नाम पर शोषण करने वाले तमाम पाखंडियों के, शोषणकर्ताओं के खिलाफ हमारी लड़ाई एकदम फोकस शिफ्ट हो जाता था। लोगों को लगता था हाँ ये देव के विरोध है ना, हाँ ठीक है, कैसा पाखंडी फिर समझने का जो बिल्कुल थे दिमाग वो से है। नेशनलिस्ट लोगों को मैंने देखा है, बड़ा डेंजर होते, डायरेक्ट मुंह पे कह देते, क्योंकि वो सत्यवादी होते, और सत्यवादी होने के कारण मैं तो एकदम सही हूँ और बिल्कुल सही बात है, वो सही है, उसको बिल्कुल भी विज्ञान समझ में आ गया, सारी बातें समझ आ गई, मेरा स्वरूप होता समझ लिया, ये भी बात सही है, वो ज्ञानी है। पर जरा ट्रीटमेंट देते समय एकदम ऐसा इंजेक्शन मत कीजिए कि जिसका रिएक्शन आए। और वो टेस्ट करते हैं ना, वो पहले एक स्किन टेस्ट करते हैं, तो पहले थोड़ा सा लगाकर स्पिरिट लगाओ, ठंडा घुमाओ, धीरे से टेस्ट करो, चलता है क्या, अच्छा एक ml तो चलेगा, कुछ रिएक्शन 15 मिनट में नहीं है, फिर पूरा इंजेक्शन दे दो, फिर उसका पूरा कोर्स है 20 दिन का, धड़ा जी ने तो पूरा सिलेबस ही बना लिया सुधार जी वो पूरा सिलेबस, पर एकदम से नहीं, धड़ा जी भी बहुत बार क्या करते हैं, डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो फिर नहीं रुकते, तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, मतलब इसमें भी साइंस है, हाउ टू कम्युनिकेट, एवरीथिंग इज सेलिंग, कुछ भी बेच सकते हो इस देश में। बाबा अपनी गलत बातों को बेच सकता है, तो अपनी सही बातों को हम क्यों नहीं बेच सकते? सेलिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के तरीके से जाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से कैनवासिंग करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी के साथ हमको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। चिट्ठी लिखने के पहले लिख रहे हो 30 मिनट दिए थे साथियों, मैंने मेरे कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर किए, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच वाली बातें आज मैंने रखी, क्योंकि विज्ञान की तो काफी चर्चा हो सकती है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, और क्या क्या कहता है, फिलोसॉफी क्या कहती है, विज्ञान है नॉट ऑफ डिबेट ऑन दैट, वो हो सकता है, वो बहुत गहन अध्ययन करने वाले लोग भी आप में मौजूद होंगे जिन्होंने इन सारी बातों को समझा होगा। मैं एक फील्ड वर्क कर रहा हूँ, मैंने इन बातों को समझ लिया, पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एक आधी चीज की इंफॉर्मेशन होना, एक आधी चीज का नॉलेज होना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, पर अगर उस नॉलेज का और उस इंफॉर्मेशन का अगर यूटिलाइजेशन इस देश की आम साधारण आदमी के लिए नहीं हो रहा है, तो मेरी नजर में वो ज्ञान उकड़ गया, फालतू गया, काम का नहीं, उसके उस तक सीमित है। वो विद्वान अपने आप में कहलाएगा, 4 चर्चाओं में जाकर, वो संगोष्ठी में जाकर, सेमिनार सिम्पोसिया में जाकर अपना भाषण झाड़ के आ जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं है। हमको इस देश की और खास करके अपने प्रदेश की, उड़ीसा की आम साधारण गरीब जनता जो है, उस तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिकली हमारी बातें रखनी पड़ेगी, और बड़े पैमाने पर एक हेतुवादी, एक वैज्ञानिक सोच वाला, साइंटिफिक टेम्पर वाला उड़ीसा का समाज को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने, विशेषकर उड़ीसा के सामने विकास की कई चुनौतियां हैं, और विकास में सबसे अधिक रोड़ा अगर कोई चीज का है तो उस अंधविश्वास का भी है। सो इन दिस वे, बीइंग रैशनलिस्ट, वी आर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, we are against exploitation, we are crusader for science and scientific temper। इसी हिसाब से हम ह्यूमनिस्ट होते हैं, और ह्यूमनिस्ट होने के नाते अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स वाली बात आती है, तो फिर उसके पक्षधर हम हो जाते हैं। साथ ही साथ में इस देश में जो सामाजिक अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने वाले, सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले भी हम बन जाते हैं। इसी तरह से हम इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बोलने वाले प्रवक्ता बन जाते हैं। हम इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तक पहुंच जाते हैं। हमने आज तक जो भी काम किया है, इस देश की संविधान की चौकट में रहकर उसको काम को किया है। एक अर्थ से हम सच्चे देशप्रेमी हैं, और किसी को भी ये कहते समय सबसे पहले देश को रखो, फिर उसके धर्म की बात करो, और फिर उसके अंधविश्वास की बात करो। ये करते करते मुझे मालूम है कि सही मायने में if we empower our people, then and then only we are going to empower our country, and there is a big task, there is a big challenge before we people। हम लोगों को ये सारा खड़ा करना है। शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, पर एक होता है लड़ाई में
अगर मैं थक जाता हूँ, बहुत बार ये होता है हमारे रेशनलिस्ट लोगों में कि वो लड़ाई अपने तक ही रखते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं है। कोई भी आंदोलन, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई का एक छोटा तरीका होता है कि अगर 1 घंटा एक कंपनी राइफल लेकर अगर गन फाइटिंग कर रही है तो 1 घंटे के बाद तो थकना जरूरी है, थक जाएगी, मनुष्य थकेगा ही, नेचर है। उसकी जगह लेने वाली नई ताजे दम वाली फौज उसकी जगह ले लेती है और वही मोर्चे को संभालती है। तो हमारा निरंतर प्रयास ये होना चाहिए, अगर मेरी उम्र बढ़ रही है और किसी कारणवश मैं अगर फील्ड में काम नहीं कर पा रहा हूँ तो जरूरी है एक ताजा नया एक बंदा, एक नया सैनिक, उसको हम तैयार करें और उसके हाथ में हमारी जो धरोहर है वो सौंपे। थैंक यू।